हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष और आज से हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, साथ साथ जैसा कि आपको पता होगा पॉलिटी मैंने समाप्त कर दिया है 11th क्लास एनसीईआरटी, तो जाहिर सी बात है उसके जगह कोई और सब्जेक्ट आएगा। वो सब्जेक्ट होगा इतिहास, हिस्ट्री, और हिस्ट्री हम क्लास 12 से स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, जब हम करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे ये तरीका की बात करूं, और इतिहास को कैसे पढ़ेंगे इतिहास में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स में दिक्कत आता है कि पढ़े कैसे, ठीक है, और कितना पढ़ें, और अगर प्री और मेंस में दोनों में करंट अफेयर्स का वेटेज है तो कैसे पढ़ें। मैं एक एक करके आपके सारे जवाब दे देता हूं, उसके बाद मैं अपने तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पहली जवाब अगर आप पूछोगे कि पढ़ें कैसे, तो मैं सिंपल बताऊंगा कि जब भी आप करंट अफेयर्स की आप बात करोगे मुझसे, तो मैं कहूँगा कि स्टैटिक पोर्शन को कंपेयर करके या स्टैटिक पोर्शन को जोड़ते हुए करंट अफेयर्स पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे एग्जांपल देते चलूँगा, जैसे देखे होंगे अभी लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट एक संसदीय समिति होती है। मैं पॉलिटी में पढ़ाया था और मैं बताया था कि उसके वर्तमान में अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। ये भी मैं आपको बताया था कि टोटल 22 सदस्य हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुनकर आते हैं। 1 साल उसका कार्यकाल होता है। वर्तमान में फिर से क्या हुआ, अधीर रंजन चौधरी को चुन लिया गया। तो इसमें मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आपको पूरी सिस्टम पता होगा लोक लेखा समिति के बारे में, तो एक छोटा सा बात अपडेट करने की जरूरत होगी कि इसका नया अध्यक्ष कौन बना। आप ढूंढने लग जाओगे 1 साल बाद कि अरे इसका स्थापना होने वाला था, कौन हुआ। वो जो आप पढ़ोगे ना, वो कभी भूलोगे नहीं। और अगर ऐसे पढ़ोगे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, वो नहीं रहेगा आपके दिमाग में, डेफिनेटली नहीं रहेगा। सेकेंड तरीका मैं आपको बताऊं कि आप याद कैसे रखोगे करंट अफेयर्स को, कैसे आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक दिमाग में रह सके। इसका क्या उपाय है? इसका उपाय यही है कि आप पढ़िए तो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़िए और चीज़ों को सही जगह पुट कीजिए, और कभी भी वन लाइनर मत पढ़िए। वो एग्ज़ाम टाइम के लिए लास्ट 10 दिन बचता है तो ठीक है, किंतु अगर शुरुआत से आप पढ़ रहे हो और वन लाइनर पढ़ रहे हो तो बेनिफिट नहीं होएगा। उस जगह पे ले जाकर उसे सेट करने की कोशिश कीजिए जिस जगह का वो चीज़ है, तब वो स्टेबल रहेगा, हमेशा नहीं हटेगा आपके दिमाग से। ठीक। तीसरा क्वेश्चन, कितना पढ़ें। अगर मैं आपको बताऊं कि कितना पढ़ें करंट अफेयर्स, किसी को लगता है कि मैं तो 7 दिन में कर लूँगा। देखिए, अगर प्री बेसिस वाला एग्ज़ाम है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तब तो ठीक है, आप कम भी करके चला लोगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे मेंस होता है, एटलीस्ट रिटेन वाला एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि वन लाइनर पढ़ के हम चले जाएंगे। क्योंकि मेंस का जो क्वेश्चन होता है वो देखेंगे स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स को पूछा जाता है, कभी भी वो एक पोर्शन से नहीं बनाता। लेकिन वर्तमान जो एग्ज़ाम का सिनेरियो भारत में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल यूपीएससी को थोड़ा कॉपी करने की कोशिश हो रही है। जैसे बहुत सारे मैं क्वेश्चन बिहार का देखा हूँ, झारखंड का देखा हूँ, तो वो क्या करते हैं, जैसे अभी लोक लेखा समिति का ही मैं एग्जाम्पल फिर से कोट कर देता हूँ। उन्होंने एक ऑप्शन देगा कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। दूसरा ऑप्शन देगा कि प्रत्येक 2 वर्ष पे इसके चुनाव किया जाता है, मतलब सदस्य इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तीसरा ऑप्शन दे देगा वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी इसके सदस्य नहीं है। चौथा ऑप्शन दे देगा कि 1 और 2 दोनों सही, इस तरह से, या 1 सही, या मतलब ऑप्शन बना देगा 1 सही, 2 सही, तीनों सही, चारों सही, इस टाइप का। तो इसका क्या मतलब हुआ, करंट से एक चीज़ लिया, दूसरा उस इंस्टीट्यूट से लिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और उस संस्था की बात कर रहा हूँ, जैसे संसदीय समिति, मतलब उसका कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड से उठा लिया और एक करंट को उठा लिया और स्टैटिक और करंट दोनों को जोड़कर क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसा क्वेश्चन में दम होता है। वहाँ पे आपका अधीर रंजन चौधरी सिर्फ काम नहीं आएगा। आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसलिए जब भी आप पढ़ें, फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ें, जिस जगह का चीज़ है आप उसी जगह उसे पुट करें, तो ये ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में रह जाएगा। ठीक है। तो अब आज मैं अपने तरीके की बात करूं कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स। तो अभी जिस चीज़ का मैं जिक्र किया सबसे पहले कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम उस जगह को जरूर याद करते चलेंगे जिस जगह वो करंट अफेयर जाकर बैठेगा। क्योंकि ऐसे ही हवा में कुछ नहीं होता। जो आपका इंस्टीट्यूशन सारा बना हुआ है, जो संस्थाएं स्थापित की गई है, उसी संस्थाएं में किसी जगह चेंज होता है, वही आपका करंट अफेयर्स है। और अगर आप पुरानी चीज़ों को गायब करते हुए नई चीज़ को सिर्फ याद करोगे, उस जगह पे उसको सेट नहीं करोगे, तो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। आपको नया लगेगा जबकि वो पुरानी चीज़ है, जबकि वो आपके डिमांड में होना चाहिए कि यार इस जगह पे ये नियुक्ति अब तक हुआ नहीं। अगर ऐसा वाला जिज्ञासा है, वो आप पढ़ते हो ढूंढ कर, आप नहीं भूलेंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। फिलहाल
और एक बात मैं बताता चलूँ, अभी कोरोना वायरस, तो मैं उस पर जिक्र एक बार बाकायदा पूरी डिटेल से करूँगा, तो अभी उसका कोई इशू, कोई मुद्दा मैं डिस्कस नहीं करूँगा आपसे। उसके अलावा जो भी होगा राष्ट्रीय स्तर पे, और जो दूसरा वीडियो आएगा वो आएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो हर वीक संडे को करंट अफेयर्स का क्लास होगा। 2 लेक्चर जो मिलता है आपको, एक राष्ट्रीय स्तर का, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो होगा राष्ट्रीय स्तर का, और आगे जो पढ़ेंगे इवनिंग वाले टाइम पे वो होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। क्लियर? इसके अलावा कल से जो आप देखोगे मॉर्निंग सेक्शन में हिस्ट्री मिलेगा पढ़ने को, और इवनिंग सेक्शन में जैसे केमिस्ट्री चल रहा है वो मिलेगा। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। मैंने फिजिक्स पूरा समाप्त किया है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी समाप्त किया 11th एनसीईआरटी, साथ साथ 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी जो मेंस से के टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो भी देख सकते हैं। हालांकि अगर प्री का भी एग्जाम देंगे तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे वो चैप्टर जुड़ा हुआ है। और एक बार एटलीस्ट किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ें, एकदम पढ़ें, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो बिना विलंब किए हम देखते हैं। तो मैं क्या नाम दिया हूँ, वीकली करंट अफेयर सीरीज। ध्यान रहे वीकली, इसीलिए मैं बोला संडे को शुरू करूंगा। करंट अफेयर्स का एक सीरीज रहेगा और ये फिलहाल फर्स्ट वीक ऑफ मई, मतलब मई का पहला सप्ताह का होगा। मैं 9 तारीख तक का कवर कर रहा हूँ, 1 तारीख से लेकर। पहला बात क्या मैं डिस्कस करूंगा आपसे, जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। तो नाम जैसा दिया हुआ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब किसी विशेष क्षेत्र के उत्पाद को दिया जाता है, मतलब हमेशा किसी एक पर्टिकुलर एरिया की चीज को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाएगा। जैसे अभी वर्तमान में 4 चीजों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भारत में दिया गया है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला देखिए कश्मीरी केसर, ठीक है, ये obvious सी बात है, कश्मीरी है तो जम्मू कश्मीर में होगा। दूसरा इसका गुण पूछ सकता है आपसे, तो इसका सुगंध बहुत अच्छा होता है। जितने टाइप के केसर होते हैं बेसिकली 3 टाइप के, उन सब में अगर कंपेयर करेंगे कश्मीरी केसर का तो इसका सुगंध बाकियों से बिल्कुल अलग है। और इसमें होता है क्रोसीन, इस क्रोसीन के कारण इसका रंग अद्वितीय होता है, अर्थात पूरी रेड दिखेगा, ठीक है। तो आप हो सकता है कि ये पूछ दे कि केसर कहाँ का है, मतलब कश्मीरी केसर किस राज्य से है, जो कभी नहीं पूछेगा, रीजन लिखा हुआ है कश्मीरी, तो इसका प्रॉपर्टीज पूछेगा। समझ पा रहे हैं कि क्यों ये इसका अन्य केसर के मुकाबले ये अलग है। नेक्स्ट है ब्लैक राइस, या इसको बोलते हैं चकहाओ, स्थानीय भाषा में मणिपुर में इसको चकहाओ बोलते हैं। तो ये ब्लैक राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये कहाँ का है, मणिपुर का है। तो आप याद कैसे रखोगे, मणिपुर में इसको बोलते हैं, थोड़ा सा ऐसे लोग बोलते हैं ना यार, थोड़ा चखाओ मतलब टेस्ट कराओ, तो इस तरह से याद रख लीजिएगा कि चखाओ इसका मणिपुर का लोकल लोग बोलते हैं, और नाम क्या है, ब्लैक राइस। अब इसकी गुण क्या है, देखिए थोड़ा सामान्य राइस से हल्का ही इसका वजन ज़्यादा होगा, मतलब इसका वेट ज़्यादा होगा। दूसरा, ये ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एंथोसाइनिन होता है, इसमें एंथोसाइनिन के उपस्थिति के कारण इसका कलर ब्लैक होगा। क्लियर? यूज कहाँ करते हैं इसका, जनरली मिष्ठान, मिठाई बनाने में, साथ साथ देखे होंगे दलिया, तो दलिया निर्माण में भी इसका यूज करते हैं, और ये चाइना बहुत ज़्यादा यूज करता है, ठीक है, ब्लैक राइस का। अगली बात है गोरखपुर, टेराकोटा, उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होगा गोरखपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए गोरखपुर के टेराकोटा क्यों है ये फेमस, देखिए ये एक्चुअली प्राचीन समय से ही ये फेमस है। किस चीज़ के लिए, शहरी जो कुम्हार होते हैं, जो देखेंगे मिट्टी के बर्तन का निर्माण करते हैं, वो लोग कुछ अलग आकृतियां बनाते हैं, कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, जिसमें से 2 आकृति का नाम लिया हूँ, एक है हाथी और दूसरा है घोड़ा। वो अलग तरीके से उसका निर्माण करते हैं जो बहुत ज़्यादा गोरखपुर के क्षेत्र में फेमस है। इसी वजह से गोरखपुर टेराकोटा को भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है। अगली बात है कोविलपट्टी कदलई मितई, ठीक है, क्या बोला मैं, कोविलपट्टी कदलई मितई, ये एक्चुअली तमिलनाडु के क्षेत्र में है, ठीक है। अब देखिए ये है क्या, एक तरह से ये कह सकते हो मिठाई टाइप का है। आप देखेंगे मूंगफली और गुड़, इसका दोनों का मिश्रण बना के कैंडी टाइप का निर्माण किया जाता है। आप कई बार खाए होंगे वो मूंगफली और गुड़ वाला, ऐसे भी जो मिलता है, लेकिन वो लोग जो बनाते हैं वो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। और टेस्ट बढ़ाने के लिए एक थाम्बी बरानी नदी है, उसके जल का इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं उससे ज़्यादा इसका टेस्ट आता है। आखिर इस जल में क्या है ऐसा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बोलते हैं उस जल से होता है। इस नदी के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए इस नदी के पानी से अलग स्वाद आता है इसमें, ठीक है। दूसरी बात बोला जाता है कि ये नदी
पश्चिमी घाट से निकलती है, और पश्चिमी घाट मतलब आपको पता होगा इधर वेस्टर्न और इधर ईस्टर्न घाट है, तो भारत के पश्चिमी घाट से निकलती है और तमिलनाडु की तरफ जाती है। और आपको यहाँ पता होगा मन्नार की खाड़ी है, यहाँ श्रीलंका और भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी है, तो पश्चिमी घाट से निकलकर मन्नार की खाड़ी में गिरती है ये। और ये एक बारहमासा नदी है। बारहमासी नदी बोलने का मतलब होता है कि 12 महीना इसमें पानी रहता है। क्लियर? तो आपको दिमाग में रखना है। और वैसे भी पता रहेगा कोविल पट्टी कदलई मितई, तो ये लग रहा होगा ना कि साउथ का नाम है, लेकिन नाम सिर्फ ये नहीं समझना है, सिर्फ ये भी याद रखना है कि कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। ठीक, कुछ पहले भी जीआई टैग दिया गया था, मैं उसको लिख दिया हूँ एक जगह, खास तौर पे जो बहुत ज़्यादा विवादित रहे हैं, जैसे रसगुल्ला बंगाल और उड़ीसा के बीच विवादित था, लेकिन उड़ीसा को फाइनली दिया गया। जीरा फूल और काला जीरा, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। देखिए, काला जीरा हिमाचल प्रदेश का है और जीरा फूल छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, तो ये दोनों दिमाग में रखिएगा। कंधमाल हल्दी ये उड़ीसा का है। ये काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में आया है, इस वजह से मैं अलग छाट के उसको लिख दिया हूँ। अगली न्यूज की बात करूँ तो यह है चुनाव आयोग महाराष्ट्र में विधान परिषद में द्विवार्षिक चुनाव कराएगा। ठीक है, विधान परिषद। सबसे पहले विधान परिषद के बारे में जानिए, फिर मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा। विधान परिषद अभी वर्तमान में 6 राज्यों में, पॉलिटी में जरूर बताया हूँ, 28 राज्य वर्तमान में भारत में, उसमें से 6 राज्यों में है। आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद का गठन किया जा सकता है और इसका विघटन भी किया जा सकता है। ठीक है, जब विधान परिषद बनाना होगा तो साधारण बहुमत से आपको केंद्र सरकार अर्थात संसद से पास कराना होगा। अगली बात देखिए, विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होता, जैसे कि राज्यसभा को देखे होंगे। कार्यकाल इसका सदस्यों का 6 ईयर होता है, और लेकिन अगर विधानसभा का कोई कार्यकाल पूछे, विधान परिषद का अगर कोई कार्यकाल पूछे तो इसका कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 चेंज हो जाते हैं। हर एक 2 साल में 1/3 सदस्य उसका चेंज होते रहते हैं। क्लियर हुआ? तो देखिए, इस तरह से पढ़ने का बेनिफिट क्या होगा कि अब जब भी विधान परिषद है आपके पूरा का पूरा रिवीजन हो गया। विधान परिषद से भी क्वेश्चन आएगा, आप बना लेंगे। ये भी पूछा जाएगा कितना विधान परिषद है बता देंगे, कितना राज्य है बता देंगे, किस अनुच्छेद में बता देंगे, भंग होता है नहीं होता बता देंगे, कार्यकाल बता देंगे, कितने सदस्य चेंज होता बता देंगे। करंट पढ़ रहे हो लेकिन कितना स्टैटिक कवर हुआ। इसी खूबसूरती की मैं बात कर रहा था उस समय कि अगर आपका तरीका ऐसा होगा तो बेनिफिट ज़्यादा उठा पाओगे। सही जगह बस आप उस चीज़ को सेट करना सीख जाइए, बस उसके आगे कुछ नहीं है। चुनाव आयोग कराएगा। चुनाव आयोग चुनाव किस आर्टिकल से कराता है आपको याद रखना चाहिए, 324, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली बात देखिए, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र में टाइगर बाघों को, अच्छा सॉरी एक बात बताना भूल गया, इसमें ध्यान रहेगा विधान परिषद का चुनाव कितने सीटों पर होगा, इसमें 9 सीटों पर होगा। हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी अगर महाराष्ट्र के एग्जाम देने वाले हो कोई भी तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र में टाइगर बाघों की संख्या बढ़ गई है। देखिए, जब सेंसस हुआ था उस समय 18-19 में तो बाघों की संख्या था 88, लेकिन 2019-20 में अगर देखेंगे तो हो गया है 96। इसका मतलब कितना बढ़ गया? 8। ठीक है, तो अब देखिए बंगाल टाइगर किसको बोलता है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है, ये पहले से आपको पता होगा। जिस को पता होगा कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे मुझे कि बंगाल टाइगर्स किस प्लेयर को कहते हैं, क्रिकेट प्लेयर को कहते हैं। ठीक है, अगली बात देखिए इसी में से, तो सुंदरवन डेल्टा ये तो आपको पता चल गया। मेन मुद्दा किस चीज़ का है? बाघ को लेकर, कि बाघों की संख्या बढ़ गया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में बाघों की संख्या या किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या वर्तमान में बढ़ गया है, तो आप बता देंगे। दूसरी बात, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है ये सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि डेल्टा का मतलब यहाँ देखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों जाकर क्या होती है, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, गिरती है। आपको पता होगा इस तरह से ऐसे आ रही होती है, फिर गंगा मिलती है, फिर इस तरह से यहाँ पे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ठीक, अगली बात समझिए, विशेष धरोहर और रामसार स्थल है। रामसार स्थल क्या होता है आपको पता होगा, 2 फरवरी 1971 से रामसार स्थल को हम मना रहे हैं। जो दलदली क्षेत्र होता है बेसिकली उसको रामसार स्थल बोला जाता है। विश्व धरोहर और रामसार दोनों स्थल है ये। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ है? भारत में है। भारत में कहाँ? सुंदरवन डेल्टा। तो इस चीज को आप अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, अगली बात देखिए, लोक लेखा समिति। अब तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत विस्तार से बात कर दिया था उसी समय। तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होंगे, 7
राज्यसभा से होंगे। ठीक है, अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी पहले भी यही थे, फिर से इसको चुन दिया गया है। ठीक, विपक्ष दल का ही अध्यक्ष होता है ये। जब भी देखेंगे लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष बनेगा वो हमेशा विपक्ष पार्टी का बनता है। ठीक, कार्यकाल इनका 1 वर्ष का होता है। तो देखिए काम का क्या था, अधीर रंजन चौधरी सिर्फ, लेकिन मैंने इसके साथ कितनी सारी चीजें बता दिया। इंपॉर्टेंट ये है ना कि पुरानी चीजें रिवीजन भी हो जाए और सही जगह पे ये सेट भी हो जाए। विशाखापट्टनम गैस त्रासदी, अभी आप देखेंगे विशाखापट्टनम में गैस रिसाव हो जाने के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। सबसे पहले गैस रिसाव हुआ कहाँ पे, एलजी पॉलीमर प्लांट से हुआ। ठीक है, क्यों हुआ, टेम्परेचर चेंज के कारण हुआ। ठीक है, तो इसके रिसाव के कारण क्या हुआ, सांस लेने की समस्या होने लग गई। साथ साथ 5 बड़े बड़े गांव वहां पे थे, वो सारे के सारे प्रभावित हुए हैं। एक बात जानिए, जो गैस निकला उस गैस का नाम क्या है, स्टायरीन गैस, और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये एक रंगहीन गैस होता है, गंधहीन गैस होता है। साथ साथ इसके अगर कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसके कंपोजिशन में न्यूरोटॉक्सिनस होता है, विनाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन और फिनाइल बेंजीन, ये सारे इसमें मिले हुए होते हैं। ठीक है, अगली बात अगर मैं बताऊं तो एक इंटरनेट यूज को लेकर मुद्दा चल रहा था करंट अफेयर्स में। इंटरनेट यूज में खासा बड़ा बड़ा परिवर्तन देखने गया। सबसे पहले अगर विश्व स्तर पर देखेंगे तो चाइना विश्व में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज करता है और दूसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत। ठीक, भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। वहीं गाँव में देखेंगे और शहरों में देखेंगे तो दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो गांव में ज़्यादा इंटरनेट का यूज होता है, और ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है कि गांव में इंटरनेट यूज करने वालों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि आपको पता होगा भारत सरकार लगातार भारत नेट के माध्यम से योजनाओं को प्रमोट कर रही है और डिजिटल बनाने की कोशिश कर रही है। तो एक बढ़िया इनिशिएटिव दिखा, बढ़िया बेनिफिशियल होगा गांव वालों के लिए और अच्छा होगा। अब देखिए देश के स्तर में अगर आपसे यूनियन टेरिटरी और राज्य दोनों मिला के पूछे तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में यूज होता है इंटरनेट, और अगर किसी राज्य स्तर पे पूछे तो वो राज्य केरला होगा। ठीक है, अगली बात देखिए, वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु, इन दोनों को एक जगह लिखने का बहुत बड़ा कारण है, उस चीज़ को समझिए। वंदे भारत मिशन विश्व भर में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने का है। अभी आप देखेंगे कोरोना अर्थात कोविड-19 एक महामारी चल रहा है, इस वजह से बहुत सारे जो हमारे देश के लोग थे वो जहाँ गए वहीं पे फंसे रह गए, आ नहीं पाए, तो उनको लाने के लिए ये वंदे भारत मिशन चलाया जा रहा है। ठीक है, और ये कैसा होगा, एयरवेज से लाया जाएगा। सबसे पहले लाने के लिए कुछ शर्त दिया गया है, उस शर्त को बात बता दूं मैं। आरोग्य सेतु ऐप उसके फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए। लाने के बाद भारत में उसे 14 दिन का क्वारंटाइन करा जाएगा। साथ साथ मेडिकल चेकअप के बाद ही उसे भारत लाया जा सकता है। यदि कोरोना पॉजिटिव है तो उसे भारत नहीं लाया जा सकता है। दूसरी बात इसी का अपोजिट में देखिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु, इसका क्या मतलब हुआ, ऑपरेशन समुद्र सेतु नाम में ही लिखा हुआ है कि ये नौसेना ने शुरू किया होगा, क्योंकि बात समुद्र का है। तो इसमें क्या बता रहा हूँ, भारतीय नौसेना ने शुरू किया ऑपरेशन समुद्र सेतु को, बाहर फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाया जाएगा। देखेंगे मालदीव से लाया भी गया है और बाकी जगह से धीरे धीरे लाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और अगली बात देखिए, 7 मई 1960 को BRO का निर्माण। BRO बोले तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO हमारे देश में बॉर्डर एरिया में सड़क निर्माण का काम करता है। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हाल फिलहाल आप देखेंगे लिपू लेक पास, लिपू लेक एक दर्रा है, इसके चलते भी मामला चल रहा है। नेपाल बार बार अपोज कर रहा है इस चीज़ को कि आप कैसे बना सकते हो, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट मानसरोवर पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में क्या हो रहा है, BRO ने ऐसी फैसिलिटी दे दी है रोड के माध्यम से डायरेक्ट हम चाइना की सीमा तक पहुंच सकते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा सामरिक महत्व बढ़ सके, क्योंकि बार बार देखते होंगे चाइना का अटैक होना, तो इस वजह से BRO लगातार रोड का डेवलपमेंट कर रहा है। कार्य क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण करना। भारतमाला प्रोजेक्ट भी इन्होंने बनाया, साथ साथ वेस्टर्न घाट का डेवलपमेंट जो हो रहा है यही कर रहा है। वेस्टर्न घाट का मतलब ये वाला एरिया अगर देखेंगे, वेस्टर्न रेलवे भी बना है, वेस्टर्न घाट में रोड भी बने हैं, तो सारे रोड बनाने की जिम्मेदारी BRO का है। ठीक, और नितिन गडकरी को देखेंगे काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना डिपार्टमेंट संभाला है, काफ़ी अच्छा आगे लेकर गए हैं। 1 नेशन 1 कार्ड, अब देखिए 1 नेशन 1 कार्ड का क्या मतलब हुआ, अभी सुने होंगे 1 नेशन 1 टैक्स दैट इज GST, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन,
वन नेशन वन राशन कार्ड। देखिए बहुत सारे प्रवासी मजदूर हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य जाते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो उनको राशन मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिल पाता है, वो ऐसे ही चला जाते हैं। तब भारत सरकार ने देखा कि 37% प्रवासी मजदूर ऐसे हैं जिनको राशन नहीं मिल पाता है और वो उस चीज़ को तकलीफ गुजारते हैं, मतलब सही तरीके से उनका लाइफ नहीं चल पाते उसकी वजह से। तो इस बात का ध्यान रखते हुए पीडीएस दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 35 केजी जो अनाज मिलता है प्रत्येक परिवार को प्रत्येक महीना में, वो अब उनको जहां है वहीं दिया जाएगा। अगर बिहार के लोग शायद दिल्ली रह रहे हैं तो वहां भी उनको ये अनाज मिल जाएगा। अगली बात देखेंगे, 5 नए स्टेट जुड़े हैं इसमें और यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी एक जोड़ा है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। ये पहले 2 होते थे, अब 1 हो गए हैं। मैं ये चीज़ आपको पहले बता चुका था। और देखेंगे बिहार, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये 4 राज्य जुड़े हैं, साथ साथ ये दमन और दीव। आपको बताता चलूँ, टोटल हमारे देश में 9 यूनियन टेरिटरी होता था, सॉरी टोटल हमारे देश में 7 यूनियन टेरिटरी होता था पहले। फिर देखे होंगे जब जम्मू कश्मीर का एक राज्य के तौर पे विघटन कर दिया गया तो टोटल 9 यूनियन टेरिटरी हो गया। इसमें से 2 जो बढ़ा, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। फिर आप देखे होंगे कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया तो एक जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग होता था, इन दोनों को मर्ज करके एक कर दिया गया। इसका मतलब अब 9 नहीं बल्कि अब 8 बचा। ठीक है, तो ये बार बार मैं कहता रहा हूँ, आप लोग को दिमाग में रखना चाहिए। नेक्स्ट, पीएम अनुसंधान फेलोशिप योजना में संशोधन किया गया। जब संशोधन कभी भी मैं बोलूँ तो उससे पहले और उसके बाद जानना जरूरी है कि पहले ऐसा क्या प्रावधान था जिसमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो पीएम अनुसंधान फेलोशिप योजना संशोधन हुआ। अभी देखिए, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि पीएम अनुसंधान फेलोशिप योजना है क्या और इसमें संशोधन क्यों हुआ। तो आपको सबसे पहले बताऊं कि एमएचआरडी ने इसके बारे में प्रावधान लाया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए, पहले आईआईटी, एनआईटी और आईआईएससी और IIIT, इन सारे जगह के स्टूडेंट शामिल होते थे अनुसंधान फेलोशिप योजना में। किंतु अब जो नया चेंजेज आया उसमें बोला गया कि गेट का स्कोर कार्ड से अन्य संस्थान के स्टूडेंट्स भी आ सकेंगे। तो एक अच्छी इनिशिएटिव है, क्योंकि ऐसे में रिसर्च किसी की मोहताज तो है नहीं भाई कि कोई IITian है तो वही रिसर्च कर सकता है, बिल्कुल मिलना चाहिए और ये एक अच्छी पहल है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये इस वीक का जो राष्ट्रीय न्यूज़ था वो मैंने समाप्त किया। इसका अगला पार्ट जो मिलेगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ का, और ये आज ही मिलेगा, आप लोग को आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। कल से केमिस्ट्री और हिस्ट्री का क्लास करेंगे। और दोस्तों को आप लोग प्लीज़ शेयर करते रहें। और ये वीडियो कैसा लगा, करंट अफेयर्स का तरीका कैसा लगा, ज़रूर मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं। साथ साथ हमें और हमारी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर ज़रूर कर सकते हैं। मैं उम्मीद भी करता रहता हूँ। धन्यवाद।